आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। इसमें सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे जो यूपी स्पेशल की समसामयिक घटनाएं हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। पहला इसमें है, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई है। यह फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। ये 30 अगस्त को उद्घाटन इसका किया गया है। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की कंपनी है की साझेदारी से स्थापित किया गया है। यहाँ बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास जो है इंजीनियर्ड बाई कॉर्निंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा और भारतीय व वैश्विक बाजारों की आपूर्ति किया जाएगा यहाँ से। फिर टेम्पर्ड ग्लास जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है, अब तक अधिकतर आयात किया जाता था, अब ये क्या है कि यह भारत में बनाया जाएगा। इसी में इस नई इकाई के साथ भारत का लक्ष्य है कि मोबाइल उपकरणों का हर हिस्सा, चिप्स, टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर का कंपोनेंट्स यहीं से देश को निर्मित किए जाएंगे। तो इसको आगे चल करके और जो उपकरण है उनको भी बनाने का यहीं से प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 जारी की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं क्या इसमें है कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की है। तो इसको मंजूरी कब दी गई है? 2 सितंबर 2025 को दी गई है। नीति कौन सी? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 ये है। फिर इस नीति का उद्देश्य है जो प्रदेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की असेंबलिंग सेंटर तक सीमित नहीं करना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित करना है। अगला नीति के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहनों और रियायतों की अवधि में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगला नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट्स बनाने का पर फोकस होगा। इनका प्रयोग टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य उत्पादों में होता है। अब इन्हें क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की यूपी के तहत यूपी में बनाया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स, बैटरी सेल, 10,000 mAh तक पॉलीकार्बोनेट से बनने वाले कवर, इंक्लोजर और इन्हें बनाने वाली मशीनरी आदि प्रमुख हैं। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक लागू रहेगी। तो जो ये नीति बनाई गई 2 सितंबर को, ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 6 वर्षों तक लागू रहेगी। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है शासन स्तर पर गठित कार्यान्वयन इकाई और राज्य स्तरीय समिति की देखरेख में नोडल संस्था निभाएगी। इस नीति से कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन से चीन पर निर्भरता कम होगी, उत्पादों की लागत घटेगी। इसका फायदा आम लोगों के साथ वैश्विक बाजार में भी मिलेगा। कंपोनेंट्स बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 8 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण और निर्यात में अप्रत्याशित तेजी आई है। 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को दी गई की 2 इकाइयाँ थी, आज 300 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। अगला है, इसी में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 1.91 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर के कितना हो गया है? तो 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से आधा निर्यात अकेले नोएडा से हो रहा है। तो यूपी में जैसे नोएडा में खास के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्यात में नोएडा जो है ये आगे है सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट स्कीम है, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। इसमें क्या है, उद्यमियों की चुनौतियां कम करके निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। तो ये भी 2 सितंबर को मंजूरी दी गई इसकी। नई नीति में डिजिटल तकनीक, बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण, बीमा, बाजार विस्तार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर है। निर्यात का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% तक वृद्धि कर निर्यात $50 अरब करना है। तो 2030 तक $50 अरब निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मद में 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी। नीति के उद्यमियों को अपने उत्पादों को वैश्विक प्रचार के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। इसमें बॉयलर सेलर मीट, प्रदर्शनी आदि गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। अगला इसी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के से करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, जो देश के कुल निर्यात का 5% है। इसे बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति की जरूरत थी। नीति के तहत पहली बार डाकघर निर्यात केंद्र से होने वाले निर्यात और ईसीजीसी कवरेज पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी दी जा रही है।
साथ ही परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ नए निर्यातकों और स्टार्टअप को होगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें परंपरागत उत्पादों के साथ ही सेवा क्षेत्र में शिक्षा, मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल, परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं, पर्यटन व आतिथ्य प्रमुख हैं। फिर उत्तर प्रदेश बना औद्योगिक विकास का नया है। अब तो वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI 2023-24 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो 27 अगस्त 2025 को जारी किए गए हैं, इस बात की पुष्टि करते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश की को तेजी से भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में वो स्थापित कर रही हैं। तो 27 अगस्त को ये जारी किया गया है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश रोजगार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्या, उत्पादन और सकल मूल्य वर्धन यानी कि GVA जो होता है, जैसे कई महत्वपूर्ण पैमानों पर देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल हो गया है। ASI 2023-24 रिपोर्ट के इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर भारत के औद्योगिक विकास का इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बीमारू राज्य की जो संकल्पना है, ये इसलिए दी गई थी, इसमें बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसके बाद आयु से यूपी था। इन करीब 4 राज्यों को मिलाकर के बीमारू राज्य कहा जाता था। इनकी मतलब आर्थिक स्थिति जो थी उसके आधार पर। फिर ASI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार जो है 5.92% की वृद्धि दर्ज की गई। तो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में 5.92% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर पिछले एक दशक 2014-15 से 2023-24 के दौरान राज्य में 57 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। तो कितनी 57 लाख नौकरियां सृजित की गई हैं। रोजगार में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ शीर्ष 5 में शामिल हो गया। तो अगर रोजगार के मामले में देखें, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक है, उसके बाद में यूपी जो है 5वें नंबर पर है। देश भर में औद्योगिक रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% है। तो इंडस्ट्रियल जो वर्कर है उसके मामले में यूपी की हिस्सेदारी 8% है। इसी में आगे है कि तक पहुंच चुके हैं, जो इस क्षेत्र में राज्य की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार सकल मूल्य वर्धन जो ग्रास वैल्यू एडिशन होता है, में वर्ष 2023-24 में 11.89% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें प्रदेश की हिस्सेदारी 7% है। फिर प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा अब कुल राष्ट्रीय फैक्ट्रियों का 8.51% है, जिससे यह देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देखो, करंट अफेयर सब सिर्फ वन लाइनर यूपी पीसीएस नहीं पूछता है, फैक्ट फैक्ट पूछता है और फैक्ट पीछे जाकर के पूछ देता है। तो इस तरीके के जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब कुल फैक्ट्रियों की जो कितना है, तो 8.51% है जो यूपी में स्थापित है फैक्ट्री टोटल। फैक्ट्रियों के मामले में तमिलनाडु 15.43% पहले नंबर पर है। गुजरात में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो 12.81% दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, और यूपी जो है वो चौथा राज्य बन गया है। तो इस तरीके से सुधार, ये जो कि सुधार की स्थिति दर्शाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि चित्रकूट से वाराणसी तक बनने वाले 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। तो कहाँ से कहाँ तक है, चित्रकूट से वाराणसी तक बनेगा और 6 लेन है, हाई स्पीड ग्रीनफील्ड है। ये पहली चीज़, तो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, चित्रकूट से वाराणसी तक बनाया जाएगा, 6 लेन है ये। क्या दिया गया, तीर्थ नगरी चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए वाया भदोही वाराणसी तक बनने वाले 249 किलोमीटर लंबे 6 लेन के हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। इसकी डिजाइन मंजूर हो गई। तो 249 किलोमीटर लंबा है और कहाँ कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ जाएगा, तो प्रयागराज होते हुए, मतलब चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी तक बनेगा ये। करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की पहली किस्त के 10 करोड़ 37 लाख रुपए जारी हो गए हैं। 3 माह में इसका सर्वे भोपाल की कंपनी AICONS इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू करेगा। फिर इस हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से 3 धार्मिक स्थल, तो 3 कौन कौन से हैं, चित्रकूट हो जाएगा, प्रयागराज जो हो जाएगा, वाराणसी सीधे जुड़ जाएंगे। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, साथ ही बुंदेलखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उच्च क्षमता वाले वाहनों के लिए यह सुरक्षित और सुगम मार्ग होगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र में 6 जिलों को शामिल किया है। तो यूपी में उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट और प्रयागराज के मध्य में 6 जिलों को विकास क्षेत्र, जो चित्रकूट प्रयागराज विकास क्षेत्र है उसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। इस कॉरिडोर क्या है, तो कॉरिडोर वाराणसी से भदोही और प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक जाएगा। बुंदेलखंड या कानपुर से आने वाले यात्रियों को शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सही बात है, शहरों में जो जाम वगैरह है उसको भी बचत होगी। फिर इस राजमार्ग के साथ साथ गंगा और यमुना के किनारे लिंक रोड का भी निर्माण होगा। फिर देश में पहली बार, अगला है जो देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार इस तरीके किया गया है, जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं उनके मध्य में सोलर पैनल लगाया गया है। तो देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना जो BLW
में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस पैनल से रोजाना लगभग कितना 67 यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2025 को महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सोलर पैनल की शुरुआत की है। तो सोलर कितने 67 यूनिट बिजली यहाँ पैदा की जा सकेगी। इन मजबूत पैनलों को एपॉक्सी एडहेसिव से कंक्रीट का स्लीपर पर चिपकाया गया है, जिससे धातु कंक्रीट का मजबूत बंधन सुनिश्चित हो सके। यहाँ 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 15 किलोवाट पीक क्षमता का पैनल संख्या 28 स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन संबंध पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप यह काम किया जा रहा है। फिर बरेका की कार्यशाला की लाइन संख्या 19 पर स्थापित इस पायलट प्रोजेक्ट में स्वदेशी डिजाइन की गई विशेष इंस्टॉलेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। कर पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैनलों की आवश्यकता अनुसार हटाया भी जा सकता है। तो इसमें ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। जब ट्रेन गुजरती है तो जो कंपन होता है उसको कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। पैनलों को धूल और मलबे से मुक्त रखने के लिए आसान सफाई व्यवस्था की गई है। फिर पटरियों के रखरखाव के लिए 4 एसएस एलन बोल्ट के जरिए पैनलों को जल्दी हटाया जा सकता है। रेल अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे के 1.2 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क में यार्ड लाइनों का उपयोग कर भविष्य में इस तकनीक के व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है। अगला है, मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया है। क्या है, तो विधानमंडल के दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्यवाही का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विस्तार से चर्चा प्रकाश डाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खास करके यूपी पीसीएस मेंस 2025 जो है उसके लिए। और आरओ में तो करना ही, लेकिन मेंस में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं खूब। क्या है, वर्ष 2047 तक प्रदेश के विकास का खाका 3 थीम और 12 सेक्टर के में काम के आधार पर तैयार होगा। इसके बाद इसे मत सदन में फिर रखकर क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आयु नहीं आय जो होना चाहिए था यहाँ पे 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प रखा गया। तो पर व्यक्ति जो वार्षिक आय है 26 लाख करने का निर्णय लिया गया है। 2047 तक जो अमृत भारत के तहत विकसित भारत बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, उसी के तहत यूपी ने अपना जो है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज फिलहाल एक प्रस्ताव है। इसमें 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। वर्ष 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14 से 15% से बढ़ाकर के 20% तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है, बट देखो हो जाए तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को 10 से 60 खरब डॉलर के अर्थव्यवस्था बनाने से का रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है और अभी जो है यूपी ने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अपना लक्ष्य जो रखा है, उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए इसको शुरू किया जाएगा। फिर राज्य की जीडीपी का योगदान जो है 9.3% से बढ़ाकर के कम से कम जनसंख्या के अनुपात के 16% तक बराबर करना है। तो यूपी की जो जनसंख्या है पूरे भारत में 16.5% है, तो उसी के आधार पर कहा गया कि लगभग 16% तक करना है। अभी जो है यूपी की जो जीडीपी है देश की जीडीपी में लगभग कितना 9.3% योगदान देती है, जो कि दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद में। तो अगला है प्रस्ताव क्या है, अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति थीम। 3 थीम है, तो अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति यानी कि इनोवेशन और जीवन शक्ति यानी कि लाइफ को थीम पर आधारित होगा। इसमें ट्रेंड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट को आधार बनाते हुए 12 प्रमुख सेक्टर होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट पर आम आदमी भी सुझाव दे सकेगा। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में QR कोड लगाए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिस पर लोग सुझाव दे सकेंगे। उपयोगी सुझावों को जिला एवं प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हर कोई भागीदारी कर सकता है इसमें। अगला है, इसी में उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है, ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण ताबी नाम रखा गया इसका। ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण ताबी है। तो कानपुर स्थित LPS कार्डियोलॉजी संस्थान वरिष्ठ रोगियों में हृदय वाल्व प्रतिस्थापन के लिए ताबी ट्रांसकैथेटर ऑर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो यूपी का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है LPS कार्डियोलॉजी संस्थान जो है। ताबी बिना किसी गहन आक्रामक प्रक्रिया के नया वाल्व प्रत्यारोपित करके ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है। यह तकनीक जोखिम को कम करने तथा वरिष्ठ हृदय रोगियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह एक न्यूनतम आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें रोगियों के पैर की नस
में कैथेटर डालकर एक नया महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपित किया जाता है। पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के विपरीत तावी में बड़े चीरों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे रिकवरी का समय और जोखिम कम हो जाता है। विशेष रूप से वरिष्ठ रोगियों के लिए पशु हृदय की झिल्ली से निर्मित नए वाल्व को पुराने वाल्व के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या है इसमें? तो 28 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही शास्त्रों में उल्लिखित पवित्र परंपरा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। यह विनिमय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी तमिल संगमम पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य काशी यानी कि वाराणसी और तमिलनाडु के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। काशी तमिल संगमम जो है ये आयोजित किया जाता है तमिल और काशी के मध्य सहयोग बढ़ावा देने के लिए। फिर इस विनिमय के अंतर्गत कलशों में भरा गया पवित्र जल और रेत शामिल थे। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना तथा पौराणिक सरस्वती का संगम का पवित्र जल एवं रेत व रामेश्वरम कोडी तीर्थम तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर का पवित्र जल शामिल था। इनका आदान प्रदान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के देवकोट्टई जमींदार फैमिली ट्रस्ट के प्रतिनिधियों और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच संपन्न हुआ है। फिर आदान प्रदान किए गए जल का उपयोग भगवान विश्वनाथ और भगवान रामनाथ स्वामी दोनों के जल अभिषेक अनुष्ठान के लिए किया जाएगा। एक सांस्कृतिक इसका मतलब महत्व ज़्यादा था, सांस्कृतिक और धार्मिक। भगवान विश्वनाथ का जल अभिषेक श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 को रामेश्वरम से लाए गए जल से किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर, तो कहाँ? गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया है। यूपी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया कहाँ? गोरखपुर के खानिमपुर में लगाया गया है, लोकार्पण किया है। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला बंदरगाह में स्थित है। तो भारत का जो है पहला कहाँ है? गुजरात के कांडला बंदरगाह में स्थित है। और यूपी का पहला कहाँ? गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, खानीपुर में। 17 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है। फिर है, मिस्त्री जो देश के नेट जीरो लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र प्राकृतिक गैस के साथ साथ 2% तक हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करेगा, जिसे स्थानीय गैस ग्रिड के द्वारा घरेलू घरों, सीएनजी स्टेशनों और उद्योगों को आपूर्ति की जाएगी। यह संयंत्र वार्षिक कितना 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। तो 72 टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित किया जाएगा इसके द्वारा, जो यूपी में स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि हाइड्रोजन निर्माण की वो प्रक्रिया जिसके तहत जो कार्बन एमिशन है वो शून्य होता है, ये चीज़ कही गई है। फिर है, चिवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO यूके के बीच समझौता हुआ था। यूके के बीच समझौता ये किया गया इसके लिए। इसमें क्या है? समझौते के तहत चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी। तो नई दिशा देना होगा। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देना है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 3 वर्षों तक 2025-26, 2026-27 और 2027-28 तक संचालित होगी। इसके बाद वर्ष 2028-29 से योजना को नवीनीकृत किया जाएगा। अगला है इसमें, भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हुए MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस नई ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले 3 वर्षों तक हर साल 5 छात्रों को यूके में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। तो 5 बच्चों को अवसर दिया जाएगा यूके में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन में। इसी में अगला है, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर 37,500 रुपये का कर्ज है। तो यूपी में एक रिपोर्ट जारी हुई है कि अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर कितना 37,500 रुपये का ऋण है। तो जारी किसने किया? राज्य जो वित्त आयोग है उसके द्वारा जारी किया गया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके बाद भी राज्य का राजस्व घाटा जो है 2.97% है। यह RBI द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य के ऊपर उधार का बोझ विकास का संकेतक होता है।
क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च बुनियादी ढांचे के विकास पर होता है, उतना ही ऋण बढ़ता है। शर्त यह है कि ये खर्च पारदर्शी और प्रबंधन नीति के तहत किया जाए। फिर ऋण यानी ऋण का आकार नहीं, बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान की योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। ऐसे में यूपी जैसे राज्य के लिए इसका संतुलन जरूरी है। वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार पर कुल ऋण करीब कितना 7.76 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2025-26 में 5-9 लाख करोड़ रुपए से पार होकर होने का अनुमान लगाया गया है। फिर राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है, जो राजकोषीय घाटा होता है जब सरकार का कुल खर्च जो है उसकी कुल प्राप्ति यानी कि ऋण को छोड़ करके से अधिक हो जाता है। यह घाटा इस बात का संकेत होता है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी की जरूरत पड़ी है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों के बीच के अंतर को दर्शाता है। जितना खर्चा कर रहे हैं और जितना प्राप्ति कर रहे हैं, उनके बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है, लेकिन इसमें ऋण को छोड़ दिया जाता है। फिर अगला, जलालाबाद का नया नाम अब परशुरामपुरी कर दिया गया। तो जलालाबाद जो है इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया जाएगा। क्या है कि यूपी के शाहजहाँपुर स्थित जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी हो गया है। तो यूपी के शाहजहाँपुर में ये स्थित है और इसका नाम बदल करके जलालाबाद का तहसील का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्या है इसमें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नाम बदलने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जहां उनका ऐतिहासिक मंदिर भी है, इसलिए जलालाबाद का नाम बदलने की मांग की जाती रही है। अप्रैल 2025 में शाहजहाँपुर के जिलाधिकारी के नए नाम परिवर्तन पर अपनी संस्तुति वाला पत्र प्रशासन को भेजा था। लखनऊ शुद्ध अपशिष्ट शहर बना है। तो क्या इसमें 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब शिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई। अच्छा, लखनऊ के शिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है और शहर ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उसके बाद वर्ष 2022 में शिवरी साइट पर एक 18.5 लाख मीट्रिक टन संचित अपशिष्ट था। इसके समाधान हेतु 106.18 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत 96.53 करोड़ रुपए का वित्त पोषण हुआ था। अब तक 12.86 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट को आरडीएफ, जैव मृदा और निर्माण ग्रेड मलबे में संसाधित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी में विभाजित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था, भारत को खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ ओपन में जो है इसको फ्री करना था, जिसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है क्या, भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों की 127 वर्ष बाद घर वापसी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 127 वर्षों बाद भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। तो पिपरहवा जो अवशेष हैं ये वापस लाए गए 127 वर्ष बाद। इस अवशेषों की यात्रा जुलाई 2025 में पूरी हुई, जब संस्कृति मंत्रालय गोदरेज उद्योग समूह के साथ मिलकर औपनिवेशिक काल के दौरान विदेश ले जाए गए इन अवशेषों को सोथबी नीलामी गृह से प्राप्त करने और उन्हें भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सोथबी भी नीलामी हुई थी। ये बुद्ध के अवशेष थे जिनको मतलब उपनिवेशिक काल में यानी कि अंग्रेजों के समय में विदेश ले जाया गया था। क्या है, तो इसके फलस्वरूप अब ये अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किए जा सकेंगे। पिपरहवा अवशेष जो है, जिन्हें भगवान बुद्ध का अवशेष माना जाता है, वर्ष 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेम्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप से में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। तो यूपी के कहाँ है, तो पिपरहवा स्थान पर पाए गए थे ये अवशेष जो है। यह स्थान भगवान बुद्ध का जन्म स्थान प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म जो था कपिलवस्तु में हुआ था, ये लुम्बिनी स्थान है, वहीं पर हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो ये पिपरहवा जो है वहीं से रिलेटेड है। इनमें बुद्ध के अस्थि खंड, सोप स्टोन, पाषाण है, पाषाण पत्र है, क्रिस्टल पात्र रत्न है, स्वर्णाभूषण है तथा अन्य अनुष्ठानिक सामग्री सम्मिलित है। एक पात्र पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया लेख इन अवशेषों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जिसमें कहा गया है कि इन्हें शाक्य वंश द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग स्थापित किया गया था। भारत ने इन अवशेषों को ए पुरावशेष यानी कि सबसे उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय कानून के अनुसार इन अवशेषों का क्रय विक्रय या निर्यात प्रतिबंधित है और इन्हें नीलामी या देश से बाहर ले जाना अवैध है। वर्ष 1899 में अधिकांश अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता को सौंप दिए गए थे, किंतु ब्रिटिश उत्खननकर्ता विलियम क्लैक्सटन पेम्पे के वंशजों ने कुछ अवशेष जैसे पिपरहवा अवशेष अपने पास सुरक्षित रख लिए थे।
ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के अवशेष उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न स्थानों पर निर्मित 9 स्तूपों में स्थापित किए गए थे, जिनमें शामिल है बिहार में राजगृह स्तूप है, वैशाली में है वेथादीपा है, और पावा नेपाल में कपिल स्तूप, अल्लाकप्पा और रामग्राम उत्तर प्रदेश के में कुशीनगर और पीपलवन आदि। ये आपको याद होगा, जब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय उनके अवशेषों को जो आठ आठ वो जो थे गणराज्य, उनमें बांटा गया था। तो ये वही सब गणराज्य हैं और जो उस समय के राज्य थे उनमें बांटा गया था। तो उन्हीं पर इन्होंने अपने अपने वहाँ स्तूप का निर्माण कराया था। तो उसका दिया गया है जो पिपरवा स्तूप है, ये उन्हीं में से एक है। फिर उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा क्या, तो उत्तर प्रदेश में अब तक 23 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर स्थापित किया गया है। तो गोरखपुर में स्थापित किया गया है। देश का पहला, ये उत्तर प्रदेश में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तथा मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। नए सुधारों के तहत अब राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 20 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। फिर अगला है, प्रदेश के विश्वविद्यालय अब NAAC नैक मूल्यांकन और NIRF रैंकिंग सुधारने हेतु सतत प्रयासरत हैं। परिणाम स्वरूप राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ने A++ ग्रेड, 2 विश्वविद्यालयों ने A+ ग्रेड प्राप्त किया है तथा राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। तो यूपी जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है, जहाँ 72 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हुए हैं। प्रदेश में अब तक 8 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी। भारत में टोटल 64 यूनिकॉर्न है, उसमें से 8 यूपी में है। लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी AICT परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये पूछा जा सकता है, AICT जो है कहाँ स्थापित की जाएगी, तो लखनऊ में स्थापित की जाएगी, जिसका लक्ष्य 400 से अधिक कंपनियों की भागीदारी से 50,000 रोजगार सृजित करना है। अगला है गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप। तो 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजन आयोग के समर्थन से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इनमें से कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जैसे भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे। जबकि ब्राजील, मिस्र और अमेरिका के प्रतिनिधि जो हैं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। इस वर्कशॉप का उद्देश्य था हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, यह कार्यक्रम भारत की आयुष नीति और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश में 5 नए बीज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो यूपी में 5 नए बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। यूपी सरकार विभिन्न आकर्षक जलवायु क्षेत्रों में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करके राज्य को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यूपी में जो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कितने 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। बीज पार्क क्षेत्र विशिष्ट फसल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और अगले 3 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। कृषि विभाग ने मौजूदा बुनियादी ढांचे यानी कि 200 से 400 प्लस हेक्टेयर वाले 6 बड़े फार्मों की पहचान की है, जिन्हें बीज उत्पादन के लिए निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाएगा। बीज पार्क जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर पहला बीज पार्क जो है अटारी लखनऊ में शुरू किया जाएगा। 130 एकड़ में 266 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इसमें बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, शीघ्र प्रजनन और संकर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन पार्कों के निर्माण में सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग कर रही है, जिसके तहत निजी निवेशकों को 30 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने के साथ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अपने विस्तृत कृषि आधार के कारण उत्तर प्रदेश को इस पहल से बहुत लाभ होगा। सभी 5 पार्कों में लगभग 6,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य को स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करके तथा उत्पादन, रसद और परिवहन में रोजगार सृजित करके प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ, आगरा में स्थापित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्र
क्षेत्रीय केंद्र आगरा में सिंघना में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो आगरा के सिंघना में स्थापित किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 25 जून 2025 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू व शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के पश्चात प्रबंधन व मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। अगला है अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। तो अलीगढ़ तालों के लिए ज़्यादा फेमस भी है। ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़ शहर में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है, प्रदेश सरकार द्वारा लिया है। फिर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने इसके लिए 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अलीगढ़ में ताला व्यवसाय की शुरुआत लगभग 200 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर वर्तमान में शहर में छोटे बड़े कुल मिलाकर लगभग 1500 कारखानों में ताला बनाया जा रहा है, जिनका वार्षिक टर्नओवर लगभग कितना 1100 करोड़ रुपए है। प्रतिवर्ष 550 करोड़ के तालों का यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले दिनों नगर निगम ने देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोमड़ी व सियार के आक्रमण को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित कर दिया गया। तो लोमड़ी और जो सियार का आक्रमण होता है मानवों पर, तो इसको मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लोमड़ी व सियार के हमले को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में रखते हुए ऐसे हमलों से होने वाली मौतों को राज्य आपदा जून 2025 में घोषित कर दिया गया है। तो इसको राज्य आपदा के तहत माना जाएगा। ऐसे मामलों में मृतक के परिवार को रुपया 4 लाख का मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही 11 वन्यजीव अब मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी में शामिल हो गए। तो 11 जीवों को शामिल कर दिया गया है। वन्यजीवों में बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा, जंगली सुअर श्रेणी 1 में रखे गए हैं तथा इनके हमलों से मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसी में है उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, नाव दुर्घटना व बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं, कुआं, नदी, तालाब, पोखर, नहर, नाला व वाटरफॉल में डूबने से होने वाली मौतें व सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली घटनाएं पहले ही राज्य आपदा घोषित की जाएं। तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो है राज्य आपदा, इसको अभी जो किया गया है ये लकड़बग्घा वाला जो श्रेणी 2 के तहत राज्य आपदा घोषित किया गया है। श्रेणी 1 में 5 लाख दिया जाता है मौत पर और इसमें 4 लाख रुपया दिया जाता है। फिर है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम जो है 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के छात्रों को लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। पायलट चरण में इसे 15 जिलों के 60 स्कूलों में 5933 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 3288 अतिरिक्त स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं के तहत विस्तार प्रस्तावित है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2274 उच्च प्राथमिक और समग्र स्कूलों में आधुनिक एलबीडी प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। फिर समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत एक एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को समाहित करता है। इसमें 3 पूर्ववर्ती योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए और शिक्षा को एकीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल हो गया है। तो सोनभद्र में सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने की दिशा में प्रथम औपचारिक कदम है। फिर यह कदम साइट के महत्व के वैज्ञानिक सत्यापन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और इको टूरिज्म विकास बोर्ड के समन्वित प्रयासों से उपरांत उठाया गया है। यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलखन गांव में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहां लगभग 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल होना नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम है। यूनेस्को के अंतिम निर्णय में स्थल निरीक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है, जिसमें आमतौर पर लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। अगला है 21 जून 2024 को यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के मध्य इस संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण। तो यूपी में पहली जगह ये स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुह राज
तमकुही राज तहसील में स्थित जंगल पट्टी गांव, तो नाम क्या है जंगल पट्टी गांव में 14 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण इसरो के वैज्ञानिकों की देखरेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने किया, जो पूरी तरह सफल रहा है। परीक्षण के तहत रॉकेट 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया। इसके तहत रॉकेट से एक छोटा उपग्रह बाहर निकला, और जब उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका पैराशूट खुल गया, जिसकी मदद से उपग्रह 400 मीटर के अंदर धरती पर वापस आ गया। साथ ही रॉकेट भी पैराशूट के सहारे नीचे उतर आया है। 15 किलो वजनी इस रॉकेट में 2.26 किलो ईंधन का प्रयोग किया गया। प्रक्षेपण के बाद 2.6 सेकंड के ईंधन जला और रॉकेट उपग्रह को ऊपर ले गया। उत्तर प्रदेश में यह इसरो द्वारा किया गया पहला परीक्षण है। इससे पूर्व ऐसे परीक्षण अहमदाबाद में किए गए। तो अभी जो है इसरो का ये दूसरा परीक्षण है। इससे पहले इसरो ने अहमदाबाद में किया था। यूपी में क्या है, ये पहला परीक्षण है। फिर यह परीक्षण अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े आयोजन की प्रस्तावना थी, जिसमें युवाओं का द्वारा बनाए गए लगभग 900 उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो कहाँ से, आजमगढ़ से किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 91.35 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 7283 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से तैयार हुआ है और राज्य सरकार के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट बनाने के रूप में स्थापित करने और क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ता है, पूर्वांचल में बुनियादी ढांचे और आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में उत्तर प्रदेश की व्यापक पहल का हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य को बीमारू की छवि से उबारकर एक नए मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट है लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। तो प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ, तो लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क बनेगा। इसके लिए चक गजरिया सिटी में 10 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। इसके लिए आदेश 16 मई 2025 को जारी किया गया था। चक गजरिया बनाया जाएगा, लखनऊ में बनेगा पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क है, जो कि प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एलडीए के सहयोग से बनने जा रहा है। यह पार्क न सिर्फ लखनऊ के लिए नया शैक्षणिक पर्यटन स्थल बनेगा, बल्कि यह उत्तर भारत का पहला ऐसा विशिष्ट केंद्र होगा जो अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान और विज्ञान की रोचक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा। पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की होगी। एलडीए इसके लिए 10 एकड़ जमीन देगा। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से डिजाइन तैयार किया जाएगा। डिजिटल प्लेनेटोरियम में 360 डिग्री डोम थिएटर बनेगा, जो लोग आकाशगंगा, तारों की गतिविधि, चंद्र सूर्यग्रहण जैसी घटनाएं 3D में देख सकेंगे। इस पार्क में स्पेस म्यूजियम और रॉकेट गैलरी भी बनेगी। इसमें चंद्रयान, मंगलयान उपग्रहों की प्रतिकृतियां और जानकारी होगी। रात को लोग बड़े टेलीस्कोप से चंद्रमा, बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों की और तारों को देख सकेंगे। छोटे बच्चों के लिए विज्ञान से जुड़े खेल, रॉकेट मॉडलिंग, रोबोटिक्स किट माइक्रो लैब्स होंगे। पार्क में ग्रहों के विशालकाय मॉडल लगेंगे, जिससे लोग सूर्य से नेपच्यून तक की यात्रा कर सकेंगे। अगला है लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है। तो जून 2025 में लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तहत श्रेणी में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया। यह नामांकन अवधि व्यंजनों की समृद्ध परंपरा और लखनऊ के विविध स्वादों पर आधारित है। नामांकन का प्रस्ताव विश्व धरोहर के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रयास लखनऊ को वैश्विक गैस्ट्रोनॉमी संस्कृति मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में किया गया है। इस नामांकन का उद्देश्य लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिलाना है। लखनऊ के नवाबी, शाकाहारी मिठाई और स्ट्रीट फूड की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और भारत के पाक विरासत को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना है। लखनऊ की ओर से यह आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने किया है। केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध सांस्कृतिक सलाहकार अभा नारायण लांबा की टीम को नामांकन डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जून 2025 के अंत तक विस्तृत डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर यूनेस्को की टीम लखनऊ का दौरा कर सकती है। लखनऊ स्वाद, संस्कृति और विविधता का संगम है। यहाँ पर मांसाहारी में टुंडे कबाब, काकोरी कबाब, दम बिरयानी, मटन कोरमा और शाकाहारी में दुर्गा के खस्ते, बाजपाई की पूड़ी, चूड़ा मटर, निमिष मिठाइयों में मोतीचूर लड्डू, मलाई पान आदि प्रसिद्ध हैं। फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन की स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यानी कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रचनात्मकता को सतत विकास का मुख्य आधार बनाना है। अगला है
उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग द्वारा 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए गए। तो यूपी की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच बड़ा अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना 48.51% योगदान है, तो 48.51% योगदान है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले जो है कुल 27.59% का योगदान देते हैं। राज्य के 75 में से 43 जिले ऐसे हैं जिनका कुल योगदान 1% से भी कम है। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग की अर्थ एवं संख्या प्रभाग ने वर्ष 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जून 2025 में जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जीएसडीपी में राज्य की केंद्रीय यानी मध्य संभाग का योगदान 18.63%, तो बुंदेलखंड संभाग का योगदान कुल 5.27% ही है। 2023-24 में राज्य की कुल जीएसडीपी 25.63 लाख करोड़ रुपए है, जो 13.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। उसके बाद आंकड़ों के अनुसार जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम स्थान पर है, तो सबसे कम योगदान श्रावस्ती का है। इस जिले की सकल जिला घरेलू उत्पाद कुल कितना है, तो 0.34% है। सर्वाधिक पिछले जिलों में दूसरे नंबर पर चित्रकूट है, तो पहले श्रावस्ती, दूसरे पर चित्रकूट है, जिसका स्थान कितना है, तो 4.5% का योगदान है। तीसरे नंबर पर संत कबीर नगर है, जो कि 0.47% का योगदान करता है। वही सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीपी में गौतम बुद्ध नगर नोएडा 10.30% योगदान के साथ पहले स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो जीएसडी मतलब जिला जीडीपी में है वो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा 10.3% का योगदान करता है। लखनऊ दूसरे स्थान पर है जो कि 5.33% का योगदान करता है। गाजियाबाद तीसरे पर है 4.37% का योगदान करता है। उसके बाद 3.03% योगदान के साथ आगरा जो चौथे नंबर पर है। 3% योगदान के साथ कानपुर पाँचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर प्रयागराज है, 2.9% का योगदान करता है। उसके बाद में 2.43% योगदान के साथ मेरठ सातवें नंबर पर है। 2.23% योगदान के साथ बरेली आठवें नंबर पर है और गोरखपुर 9वें नंबर पर है 2.02% योगदान। फिर 1.99% योगदान के साथ वाराणसी 10वें। तो शीर्ष 10 जो है उसमें पहले नंबर पर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर गाजियाबाद, इस तरीके से हैं। फिर शीर्ष 10 जिले प्रदेश के कुल जीडीपी का लगभग कितना 38% योगदान करते हैं। तो 10 जिले ही 38% जीडीपी का योगदान करते हैं। बाकी के 65 जिले जो है अदर में आते हैं। उल्लेखनीय है कि एक साल पूर्व यानी वर्ष 2022-23 में कानपुर नगर डीपीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर था, लेकिन 2023-24 में आगरा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कानपुर नगर को पीछे छोड़ दिया है, जिससे आगरा चौथे और कानपुर नगर पाँचवें स्थान पर आ गया है। 2022-23 में सहारनपुर 12वें स्थान पर था, लेकिन 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलीगढ़ ने सहारनपुर को पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार सोनभद्र ने सीतापुर को पीछे छोड़ दिया है। तो ये राज्य में जो जिलेवार योगदान है उसको दिया गया है। पहले नंबर पर गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा, इसमें 10.30% का योगदान करता है। लखनऊ दूसरे नंबर पर है, 5.33% का योगदान है। फिर गाजियाबाद का योगदान जो है 4.37% का है। जिन जिलों की जीडीपी का 1% से कम है उनमें औरैया, भदोही, कौशाम्बी, महोबा, मऊ, कन्नौज, कासगंज, बलरामपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, ललितपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, चंदौली, बांदा, बागपत, अमेठी, एटा, मैनपुरी, हाथरस, महाराजगंज, प्रतापगढ़, हमीरपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, हापुड़, बलिया, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, जालौन, संभल, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, अमरोहा, रायबरेली, गाजीपुर, गोंडा, फतेहपुर शामिल हैं। इस सूची में भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद को देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों जिले उद्योग बाहुल्य हैं। भदोही का कालीन पूरे विश्व में निर्यात होता है, कानपुर देहात में उद्योग की अच्छी खासी संख्या है और फिरोजाबाद के कांच के कारोबार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो ये यूपी के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट भी हैं। फिर यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले में एक विशाल और आधुनिक बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने गुजरात की फार्मा कंपनियों से भागीदारी का आह्वान किया है। फार्मा पार्क के पहले चरण में 352 एकड़ भूमि पर काम शुरू हो चुका है, जबकि भविष्य में इसे 5000 एकड़ तक विस्तारित किया जा सकता है। इस पार्क के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और मास्टर प्लान को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत 67% क्षेत्र उद्योगों के लिए, 13% हरित क्षेत्र के लिए और शेष बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। परियोजना के तहत भूमि 90 वर्ष की लीज पर 75 से 77 लाख प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। जो कंपनियां 35 से 50 एकड़ की एंकर यूनिट्स स्थापित करेंगी उन्हें अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। वन टाइम पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त 2% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही यूपी फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस
नीति 2023 के तहत पूंजी व ब्याज पर सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी माफी, पेटेंट व क्लिनिकल ट्रायल सहायता, 10 वर्ष तक बिजली शुल्क माफी और गुणवत्ता प्रमाणन पर सब्सिडी जैसी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। फिर परियोजना में प्रमुख भागीदार कंपनियां में भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स जैसी अग्रणी कंपनियों को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है और उन्होंने अपनी इकाइयों की स्थापना शुरू कर दी है। अब तक 26 कंपनियों में इसमें रुचि दिखाई है, जिसमें नेटको है, नेटको फार्मा, विंस बायो प्रोडक्ट्स और रॉकवेल इंडस्ट्रीज प्रमुख है। ललितपुर का चयन इसलिए भी किया गया है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र के समीप है, जहां से पूर्वी और पश्चिमी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर को गुजरते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें राज्य में 14 हवाई अड्डे हैं, जिनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय हैं और पार्क में एक समर्पित हेलीपैड भी प्रस्तावित है। पार्क में लैब टेस्टिंग, R&D इंक्यूबेशन सेंटर, क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस और तकनीकी सहायता सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश का यह पहला पूर्णतः राज्य नीति आधारित फार्मा पार्क है, जिसमें केंद्र सरकार से कोई धनराशि नहीं ली गई है। UPSIDA ने फार्मा क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए प्रोमोट फार्मा नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट है, पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बल में शामिल करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की विभिन्न श्रेणियों जैसे कांस्टेबल, PSC, घुड़सवार, कांस्टेबल और फायरमैन में 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो जो अग्निवीर हैं उनको यूपी में भी पुलिस बल में 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण अब सभी मौजूदा वर्गों सामान्य, SC, ST और OBC में लागू होगा और पात्र पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो ये अग्निवीरों के लिए शायद मतलब एक तरीके से इंसेंटिव दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार सुनिश्चित कराना और पुलिस बल की अनुशासन व दक्षता को बढ़ाना है। केंद्र सरकार की 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल तक सैन्य सेवा का अवसर दिया जाता है, जिनमें से 25% को स्थायी सेवा मिलती है और बाकी को सेवा निधि पैकेज देकर बाहर किया जाता है। यूपी सरकार का यह निर्णय न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की। यह ट्रेन करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। जो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के मध्य शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव मिलता है। वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित हो रही है, लेकिन भविष्य में इसे दैनिक परिचालन में विस्तारित करने की योजना है ताकि यह वर्ष भर अधिक पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो सके। अगला है विस्टाडोम ट्रेन पहल उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन जो है एक गंतव्य और 3 वन थीम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसमें को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। फिर अगला है बफर में सफर योजना क्या है? तो 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो जो बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है, उनके जो बफर क्षेत्र होता है, इसमें जो बाघ अभ्यारण्य होता है, इसमें होता है एक तो कोर होता है जहाँ पर्यटन को बिल्कुल मनाही होती, दूसरा होता है बफर क्षेत्र होता है और तीसरा होता है बाह्य क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र में लगभग काफ़ी गतिविधियाँ शामिल होती, लेकिन बफर क्षेत्र से लेकर के कोर क्षेत्र में बिल्कुल मनाही होती है। जो बफर क्षेत्र वहाँ के लिए शुरू की गई है, तो बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना है। साथ ही जैव विविधता संरक्षण को समुदाय के नेतृत्व में प्रोत्साहित करना है। यह पहल उत्तर प्रदेश को भारत में अग्रणी इको टूरिज्म गंतव्य बनाने में सहायक होगी। पर्यटन संरक्षण और स्थानीय रोजगार का एकीकृत दृष्टिकोण आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक स्थिरता को संतुलित करने के इच्छुक अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल बन सकता है। यह योजना दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन में लागू की जा रही है। सोहागी, बरवा और करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एक आधुनिक सूचना केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो आगंतुकों को क्षेत्र की वनस्पतियों, जैव जंतुओं और संरक्षण प्रयासों की शैक्षिक जानकारी प्रदान करेगा। फिर अगला है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग मिला है। तो 15 अप्रैल 2025 को बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया गया है, जिससे वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई। तो बनारसी शहनाई क्या है? तो पारंपरिक सुशील वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें बनारस घराने से जुड़ी हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया। प्रदेश में शहनाई वादन को शुभ और दिव्य माना जाता है, जो
शादियों, धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर समारोहों में बजाई जाती है। बनारसी तबला, बनारस तबला घराना, जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति वाराणसी में हुई है। लयबद्धता, स्वर स्पष्टता और पखावज प्रभाव इसे अन्य तबला शैलियों से अलग बनाते हैं। इसे कथक नृत्य के साथ विशेष रूप से संगत किया जाता है। इस विधा के प्रमुख कलाकारों में पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद आदि शामिल हैं। तो ये तबला घराना जो है बनारस से रिलेटेड है। फिर भौगोलिक संकेतक जो है, जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से जुड़े हुए हैं। यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होने के साथ दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से बचाता है। शहनाई और तबला को जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। वर्तमान जून 2025 तक में उसके पास 77 जीआई टैग उत्पाद हैं। तो यूपी सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य बन गया है, 77 उत्पाद इसके हैं जो जीआई टैग प्राप्त किए हैं। वहीं तमिलनाडु के पास कितने 69 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले वाराणसी क्षेत्र से कितने 32 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वाराणसी से ही मिले हैं। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना जो है उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। ये 29 मई 2025 को लखनऊ में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए तो 19 अगस्त को ये शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि व सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इस दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्ताव रखा गया है। तो यूपी में चौथा क्रिकेट स्टेडियम है, गोरखपुर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम कानपुर व लखनऊ में ही है, जबकि ऐसा एक स्टेडियम वाराणसी में निर्माणाधीन है। तो कानपुर और लखनऊ वाला जो है ये चालू है, वाराणसी में निर्माणाधीन है, और जो प्रस्तावित कहाँ है गोरखपुर में है। तो 4 हो जाएंगे टोटल। प्रदेश में ऐसा चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में ताल नादौर में बनेगा। 236 करोड़ की अनुमानित लागत से 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस स्टेडियम में मुख्य परिसर का निर्माण 45 एकड़ में होगा, जबकि 5 एकड़ भूमि में अन्य सुविधाओं का विकास होगा। 30,000 की क्षमता वाले इस 2 मंजिला स्टेडियम में 11 पिचें, 7 मुख्य पिचों व 4 अभ्यास के लिए पिचें बनाई जाएंगी। परिसर में 1500 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेडियम का निर्माण 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरबीआई ने नेक्स्ट है इसमें आरबीआई ने लखनऊ स्थित एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ स्थित एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस मई 2025 में रद्द कर दिया है। आरबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है कि एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं के पालन में विफल रहा है तथा बैंक का चलते रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। साथ ही बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, इसलिए लाइसेंस रद्द किया गया। जो कोऑपरेटिव बैंक है, बैंकिंग अधिनियम 1949 वाला है, इसके तहत विनियमित की जाती हैं। आरबीआई विनियमित करता है इनको। बैंक ने 19 मई 2025 की शाम से कामकाज बंद कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी समेत अन्य कामकाज से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैंक के परिसमापन के बाद हर जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के तहत 5 लाख तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। तो टाइटेनियम और सुपर एलॉय का प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई 2025 को लखनऊ में पीटीसी ग्रुप के 50 एकड़ वाले परिसर में देश के पहले टाइटेनियम व सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया। तो लखनऊ में ही किया गया है। फिर 50 एकड़ में फैले नए टाइटेनियम संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता जो है 6000 टन है, जो इसे टाइटेनियम रिमेल्टिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सुविधा बनाती है। इसके द्वारा ब्रिटेन स्थित ट्रैक प्रिसीजन सॉल्यूशंस का भारत के रक्षा इकोसिस्टम में औपचारिक प्रवेश भी होगा। यह वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग और वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। यह संयंत्र भारत को घरेलू स्तर पर एरोस्पेस ग्रेड सामग्री का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। टाइटेनियम प्लांट के साथ साथ 7 अतिरिक्त उन्नत सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी गई है। इनमें शामिल क्या है, तो एक एरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग के उत्पादन को सक्षम करेगा और उच्च प्रदर्शन वाले जेट इंजन के लिए महत्वपूर्ण घटक होगा। एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पाद सुविधा जिससे एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए बिलेट वार और प्लेट आयात करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर एक एरोस्पेस प्रिसीजन मशीनिंग शॉप
जो रेडी टू असेंबल अल्ट्रा प्रिसीजन CNC मशीनीकृत घटकों के निर्यात का समर्थन करेगी। साथ में ये सुविधाएं एरोस्पेस विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रणनीतिक पाउडर धातु कर्म सुविधा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड मेटल पाउडर का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जो भारत को इस क्षेत्र में उन्नत देशों की चुनिंदा समूह में स्थान दिलाएगी। तो रणनीतिक जो पाउडर होता है वो भी उत्पादित किया जाएगा यहीं पर। स्ट्राराइड अकादमी CNC मशीनिंग, रोबोटिक्स, वेल्डिंग और मेक्ट्रोनिक्स में कौशल विकास के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी, जबकि अन्य R&D केंद्र मिश्र धातुओं और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर टाइटेनियम पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में 9वां सबसे बड़ा, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, जो एल्यूमीनियम, मॉलिब्डेनम और लोहे सहित कई धातुओं के साथ मिश्र धातु के रूप में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा की पहल की शुरुआत की गई। तो ये उसमें काफ़ी चर्चा में थी, मेंस में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना थी। बाकी अभी देखते हैं क्या है इनमें। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक द्वारा यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की गई। इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा लखनऊ में किया गया है। यूपी एग्रीज जो परियोजना है का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि क्रांति लाना है। तो ये यूपी एग्रीज योजना जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि क्रांति लाने के लिए और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है। तो इसमें 30% महिलाओं शामिल करके 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा इसके तहत, और 28 जिले शामिल किए गए पूर्वांचल और बुंदेलखंड के। इस योजना के तहत राज्य सरकार को 6 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से कितना, तो 2737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों, किसान संगठनों, मछुआरों और कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्राप्त होगा। तो ये टोटल 4000 करोड़ की योजना है, उसमें से 2737 करोड़ विश्व बैंक से मिलेगा, बाकी राज्य सरकार अपना लगाएगी। 28 जिले शामिल होंगे पूर्वांचल और बुंदेलखंड से। 30% महिलाएं को इसमें शामिल किया जाएगा और 10 लाख लोगों को, लोगों नहीं 10 लाख किसानों को इसको फायदा पहुंचाया जाएगा। 6 साल के लिए योजना शुरू की गई है। फिर क्या है, राज्य सरकार इस परियोजना में 1166 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जबकि ऋण राशि को 35 वर्षों में केवल 1.23 की ब्याज दर से पर चुकाना होगा। इसके तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा और 5,500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे देखेंगे, यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में लागू की जाएगी। तो यूपी के 7 जनपद जो है उनमें ही लागू की जाएगी और 21 जो है पूर्वांचल के जिले हैं। AI प्रज्ञा क्या है, तो इस पहल के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना। तो AI प्रज्ञा के तहत भी 10 लाख युवाओं को, और जो यूपी एग्रीज योजना थी उसके तहत भी 10 लाख किसानों को, यूपी एग्रीज में 10 लाख किसानों को शामिल किया गया है, यूपी AI प्रज्ञा में 10 लाख युवाओं को शामिल किया गया है, जिनको AI तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स तथा साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमाणन प्रदान करेगा, जिससे राज्य में अधिक रोजगार के अवसर तथा एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। AI प्रज्ञा पहल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व तथा सचिवालय प्रशासन सहित विभिन्न राज्य विभागों के सहयोग से लागू किया जाएगा। इस पहल से न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि सरकारी सेवाओं, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य जैसे मुख्य क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL, वाधवानी फाउंडेशन, अमेजन, गूगल और M1B जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी की प्रतिष्ठित कंपनियां राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरे राज्य में कौशल उन्नयन की पहल शुरू करेंगी। नेक्स्ट है, जल संरक्षण मुहिम में प्रदेश में गोरखपुर शीर्ष पर है। तो जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण की पहल में गोरखपुर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। अभी तक प्रदेश में 16,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। 16,000 सरोवरों में सर्वाधिक 735 अमृत सरोवर गोरखपुर में बनाए गए हैं। इस मामले में 600 से अधिक सरोवर का निर्माण कर महाराजगंज दूसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ गोरखपुर में बनाए गए हैं, 735 पे 600 में महाराजगंज में दूसरे स्थान पर है। 523 अमृत सरोवर के साथ प्रयाग जो है ये तीसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी। तो टोटल कितने, 16,000 से अधिक अमृत सरोवर जो उद्यान है इनका निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट जो 2025-26 वाला उसको भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के को राज्य बजट यानी कि विधानसभा में प्रस्तुत किया था। टोटल जो इस बार का बजट था 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। अभी तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी का ये।
जो पूर्व वर्ष 2024-25 के बजट कितना था, 6,75,587 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। तो पिछले बजट जो था 6,75,587 करोड़ का था, इस बार का 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट में 22% हिस्सा बुनियादी ढांचे व इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 13% बजट शिक्षा के लिए, 11% कृषि के लिए, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए, 6% शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, 4% जो है संसाधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर है बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग कितना 20.5% है। तो पूंजीगत परिव्यय 20.5% है, और जो इसमें कहा गया है कितना 22% जो बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय शामिल है। 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% था, जो कुल 91,399.8 लाख करोड़ रुपए से अनुमानित है। फिर है बजट में प्राप्तियां और व्यय क्या आते हैं। तो राज्य के 2025-26 के बजट में सरकार का कुल व्यय रुपये कितना है, तो जो कुल व्यय है 8,08,736 लाख करोड़ रुपए है, जबकि कुल प्राप्तियां जो हैं ये कितनी है, तो उतनी ही प्राप्तियां होंगी 7,79,242 करोड़ की अनुमानित है, जिसमें से 6,62,690.93 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं, और 11 लाख कितना है, तो 1,16,551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। रुपये 5,05,172.21 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर जो है राजस्व कितना है, तो 2,95,000 करोड़ रुपए है। तो स्वयं का कर राजस्व कितना है, 2,95,000 करोड़ रुपए है, तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 2,55,172 करोड़ रुपए शामिल है। फिर 2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय जो है 8,08,736.06 करोड़ रुपए बजट में अनुमानित है। इसमें से रुपये 5,83,174.57 करोड़ रुपए राजस्व के लेखे का व्यय है, जो तथा 2,25,561 करोड़ रुपए जो है पूंजी लेखे के तहत व्यय किए जाएंगे। फिर प्राप्तियां एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2025-26 में रुपया जो है कितना 79,516.736 करोड़ रुपए की राजस्व बचत होगी। वही राजकोषीय घाटा जो है 91,399 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये पूछा जाता है राजकोषीय घाटा कितना 91,399.80 करोड़ अनुमानित है, जो कि 2025-26 के सकल राज्य यानी कि GSDP का कितना 2.97% है। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल पूछ सकता है कितना, तो 91,399.80 करोड़ है, और परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 2.97% है GSDP का जो राजकोषीय घाटा है। समेकित निधि की प्राप्तियों यानी कि कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात रुपये जो है 29,493.41 करोड़ का घाटा बजट में अनुमानित है। लोक लेखे से रुपये 9500 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात 2025-26 में समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993.41 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित किया गया है। प्रारंभिक शेष रुपया जो है 20,240.81 करोड़ को हिसाब में लेते हुए 2025-26 में अंतिम शेष रुपया 247.40 करोड़ होना अनुमानित है। कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट में 2025-26 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा वैट से 1,30,425 करोड़ रुपए, आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से 38,150 करोड़ रुपए एवं वाहन कर से कितना, तो 14,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। फिर बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं दी गई, इनको देख लेते हैं। तो इसमें पहली है बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत देय जो 51,000 की धनराशि को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। 51,000 जो दिया जाता था उसमें 1 लाख कर दिया गया, और विधवा पुनर्विवाह व उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुबंध सहायता राशि को भी 1 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला है प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई फैक्ट्री स्कूटी योजना जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा बजट में की है। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि उन्हें न्यूनतम कितना, तो 16,000 रुपये से 20,000 रुपये हर माह वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। बजट में की गई एक घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है, तो अभी ये इसको बना भी दिया गया है। संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षाविद, अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसी में अगला रुपये 5 लाख तक निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। वर्तमान में
प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। तो टोटल 80 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से 44 राज्य सरकार के तहत हैं, 36 निजी क्षेत्र के तहत हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS की 11,800 सीटें हैं। PG की कुल कितनी 3971 सीटें हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में UG PG के हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई, जिनमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। बजट 2025-26 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। हर जिले में 100 एकड़ में PPP मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाएंगे। फिर संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्म उद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फिर लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर ₹251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। मेधावी छात्राओं के लिए ₹400 करोड़ की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के नाम लिए छात्रावास का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान आदि नई योजना बजट में घोषित की गई हैं। फिर राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। उक्त समिट के एक वर्ष के अंदर ही 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश या तो वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कैसियो जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रदेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए कितना है 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 4 नए एक्सप्रेसवे जो बनाए गए उनके लिए कहा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ के रुपए प्रस्तावित किया गया है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे की विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी में आगे देखेंगे बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। फिर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसका भी दिया गया आंकड़ा। तो नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है, यानी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पूर्व की वर्ष की तुलना में 2022-23 में बढ़कर के कितना 45.9 हो गया है। यूपी का RBI द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 9.9% से 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। तो इसमें यूपी के जो कर प्राप्तियों के साथ देखेंगे 2022-23, 23-24 और 24-25 में दिया गया है। तो 9.9% से फिर 10.5% हुआ और फिर 11.6% हो गया है, जो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। फिर इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय जो है क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि यूपी में यह औसत कितना रहा तो 13.8%, 16% एवं 16.7% रहा है। तो यूपी का जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी अच्छी है। फिर प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर GSDP का कितना 36.7% थी, घटकर की कितनी 2022-23 के 30.4% हो गई। जो यूपी की ऋणग्रस्तता है वो भी घटी है। फिर वर्ष 2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की GSDP मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, जिसके वर्ष 2025-26 तक 2024-25 दोगुना कितना 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने तथा 2025-26 के अंत तक इसको कितना 30.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया गया। तो राज्य की जो GSDP है वो भी बढ़कर के 30.77% हो गई, 77 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
प्रदेश देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर है। वर्ष 2022-23-24 में राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर 9.6% थी, जबकि प्रदेश की जो वृद्धि दर है 11.6% रही थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी, जो मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर के कितनी 65,660 रुपये हो गई के स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है 93,514 रुपये हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी 2023-24 का आधार पर कितनी है 93,514 रुपये हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके 1 लाख रुपये तक से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। आय वृद्धि दर भी पहले के 12.2% से बढ़कर के 12.5% हो गई है। फिर वर्ष 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान क्रमशः 24%, 30% और 46% की कीमत पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है ये भी कि राज्य में कृषि का योगदान कितना 24% है, विनिर्माण सेक्टर का 30% है और जो सेवा क्षेत्र है उसका 46% योगदान है। स्थिर कीमतों पर बताया गया है ये 22-23 के आधार पर। फिर हाल ही में जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्ट में यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिड नाइट सन बताया गया है, जो दर्शाता है कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर देश के कुल निर्यात में 11% की हिस्सेदारी रखता है। यूपी डिजिटल लेन देन में देश में अग्रणी है। 2024 में 1024 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी होने की घोषणा की है। 2017 में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है 288 मेगावाट थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने इसकी घोषणा वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव के दौरान की है। वर्तमान में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2653 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा नीति 2022 में 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक जो है 2022 में शुरू किया गया था सौर ऊर्जा नीति, उसके तहत 2027 तक जो यूपी में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। तो 23 जनवरी 2025 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास के प्रबंधन को तेज करना है। IWAI के वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। वाराणसी में एक प्रमुख नदी तटीय शहर और धार्मिक पर्यटन का केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय के लिए रणनीतिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो नेशनल वाटरवे वन जो है हल्दिया से लेकर के प्रयागराज जो है उसी के बीच में वाराणसी पड़ता है, उसमें इसी पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है अंतर्देशीय जल परिवहन का। फिर है वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा नदी को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। अगला धनौरी वेटलैंड क्या है, तो ये जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। धनौरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो धनौरी जो वेटलैंड है ये जेवर एयरपोर्ट जो है उसी के पास स्थित है। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर जिले उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित या विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिनमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। उत्तर प्रदेश सरकार धनौरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन NGT ने इस प्रक्रिया में देरी की चिंता व्यक्त की है। प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि जो है 112.89 हेक्टेयर क्षेत्र में शामिल है। फिर उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट तो यूपी में लगाया जाएगा। देश का पहला कौन सा बायोपॉलीमर प्लांट, ये कहाँ लगाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में लगाया जाएगा। जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 2750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसे कुंभी में स्थित मौजूदा चीनी फैक्ट्री के बगल में रणनीतिक रूप से स्थित किया गया है, जिससे संचालन में समन्वय और आपूर्ति श्रृंखला में दृढ़ता बढ़ेगी। फिर इसमें आगे देखेंगे, इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्लांट प्रत्येक वर्ष कितना 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे डिस्पोजेबल बोतलें, प्लेट्स, कप और बैग बनाने में किया जाएगा। यह उत्पाद जैव अवक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं। फिर अगला है लखनऊ में
ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण आरंभ किया गया है। तो 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अन्य रक्षा उपकरणों का भी लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। मिसाइलों को निर्माण इकाई तक ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की योजना भी बनाई गई है। इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के साथ सहयोग करेंगे। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो यूपी और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करना। इस गलियारे का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। भारत में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, पहला तमिलनाडु में है, दूसरा यूपी में है। तो दोनों के मध्य ये समन्वय को बढ़ावा देकर के यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, मेन ये है। फिर उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ? देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने मार्च 2025 में की। कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा। तो कानपुर देहात में बनाया जाएगा और इसमें कपड़ा बनाने वाली जो मशीनें हैं उनका निर्माण किया जाएगा। यह मशीनें वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन व यूरोप से आयात करनी पड़ती हैं। इन मशीनों के आयात पर 40,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाता है, जो आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस तरह की परियोजना चालू होने से देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनें आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। यही नहीं, लखनऊ में बन रहे मेगा टेक्सटाइल पार्क है, मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क व 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग भी इससे पूरी हो सकेगी। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संतकबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगिनीपुर के पास चपरघटा में करीब कितना 875 करोड़ एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर तैयार होगा। पार्क के अंदर 200 से अधिक बड़ी और मध्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के निकट बिंझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 एकड़ करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है और इससे देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा। फिर आगे देखेंगे कि वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी कहाँ? तो वाराणसी में भी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है। इस सफारी को जिले के कैथी से ढकवा गांव के बीच प्रस्तावित किया गया है। तो वाराणसी में कैथी से ढकवा के बीच प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, इसीलिए यहाँ इसको बनाया जाएगा। वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित की गई, ये भी पूछा जा सकता है। 12 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिनमें शामिल कौन कौन सी? तो लखनऊ की रोशन उल दौला 76 मंजिल और मिर्जापुर में स्थित चुनार किला जो है, तो रोशन दौला फिर 76 मंजिल और मिर्जापुर में जो चिनार किला है, इन तीनों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व को बढ़ावा देने के लिए भी शुरू किया गया है। अगला है वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना की जाएगी। क्या है इसमें? तो वाराणसी व प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर के एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इन दोनों गांवों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो जो इन प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर के क्षेत्रीय प्राधिकरण बनाया जाएगा, उसमें 5 जिले शामिल किए जाएंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले हो जाएंगे, तो 5 जिले ये और 2 वाराणसी और प्रयागराज, 7 जिले हो जाएंगे। यह 7 जिले प्रयागराज, वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल कितना 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। इसमें क्या है, इससे संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उद्योग व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के नॉलेज पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। अत्याधुनिक तकनीक से युक्त इस क्षेत्र के विकास से स्थायी लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप को फरवरी 2025 में लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया गया है? कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है टीकाकरण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स, मिडवाइफ
और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकें। इस पहल का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यह ऐप जो है राइज जो ऐप शुरू किया गया है, यह ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल प्रशिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। आगे देखेंगे। राइज ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है, जिससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण की कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, फिर जैसे कि टीकाकरण शेड्यूल और सत्र प्रबंधन, टीके की सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन प्रबंधन, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी, स्वास्थ्य कर्मियों को नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। क्या है इसमें, तो 18 फरवरी 2025 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है ये। अब विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए व्यवस्था सत्तारूढ़ समिति के समझ प्रस्तावित की गई और सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है जो है क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और सभी समुदायों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो पहले महाराजगंज में था, अभी उसी के विस्तार के रूप में जो है यूपी में एशिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के महाराजगंज जिले में स्थित भारी वसी में स्थित दुनिया के पहले एशियाई जटायु राजगिद्ध रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह प्रदेश के महाराजगंज जिले में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर गिद्धों के लिए विभिन्न पिंजड़े बनाए गए हैं, जिससे एशियाई किंग गिद्धों की एक स्थायी आबादी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रजाति के लिए गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अभियान के तहत संरक्षित और प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN रेड लिस्ट द्वारा 2001 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। भारत में पशु चिकित्सा में NSAID डाइक्लोफिनेक के व्यापक प्रयोग के कारण हाल के वर्षों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। और कहाँ, ये तो महाराजगंज है, गोरखपुर और महाराजगंज दोनों जिलों में स्थित है। जो ये भैंसीवाड़ी जो जगह है, ये महाराजगंज और जो गोरखपुर का बॉर्डर है उस पर स्थित है। तो महाराजगंज गोरखपुर दोनों में क्षेत्र है, इस तरीके से है। फिर गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बनेगा। तो यूपी में पहला जो सैनिक स्कूल बनाया गया, कहाँ, मेरठ में बनाया गया था, सॉरी मेरठ नहीं, मथुरा में बनाया गया था। अभी जो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल जो है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में खाद कारखाना परिसर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। सैनिक स्कूल के प्रथम चरण में कक्षा 6 से 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के जरिए कक्षा 6 और 9 में प्रवेश लेने के बाद 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्कूल में 20 क्लासरूम, 4 लैब्स, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1414 सीटेड ऑडिटोरियम, योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और CSD कैंटीन की सुविधा दी गई है। फिर इस स्कूल में छात्र छात्राओं को 4 सदनों में हॉस्टल में रखा गया है। इन सदनों का नामकरण शहीद भगत सिंह, शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया है। परिसर में खेल गतिविधियों के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे कोर्ट बनाए गए हैं। फिर तथ्यसार देख लेते हैं यूपी के। तो उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? तो 1 सितंबर 2025 से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के वह IPS अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके करियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, तो अजय कुमार साहनी को दिया गया है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया है? तो 75 छोटी नदियाँ जो हैं, उनकी 75 छोटी नदियाँ व उनकी सहायक नदियों के लिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की? तो बांग्लादेश से आए हैं। जो 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। ये पूछा जा सकता है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति पर कितने प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क में छूट दी है? तो 1% की छूट दी गई है, बहुत बड़ी बात है।
फिर 1 अगस्त 2025 को किसने मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो शशि प्रकाश गोयल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले मनोज कुमार सिंह थे, उनकी जगह पर शशि प्रकाश गोयल बनाए गए यूपी के मुख्य सचिव जो हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो उन्नाव में किया गया है ये। फिर हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो गोमती नगर लखनऊ वाला जो है, इसको पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है, यूपी का है ये। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में प्रदेश के किस शहर में एक सड़क का नामकरण किया गया? तो लखनऊ में किया गया है उनके नाम पर। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन IRCH वर्कशॉप आयोजित की गई? तो गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया? तो सारनाथ में है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना शुरू? तो ब्रिटेन में शुरू की गई। ये प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा, पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया? तो गोरखपुर के खानीपुर में किया जाएगा, जहाँ पर प्रदेश का पहला है और देश का दूसरा ही है। पहला जो देश का है वो कहाँ पर है? कांडला में है, गुजरात में किया गया है, और ये दूसरा जो हो जाएगा गोरखपुर के खानीपुर में किया जाएगा। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया? तो जलालाबाद जो तहसील थी, इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्र के केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो आगरा में दी गई है, सिंघना जगह है वहाँ, उसको वहाँ दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया? तो ये लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की है? तो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। यूपी एग्रीज में 28 जिले जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो कि पूर्वांचल से और प्लस बुंदेलखंड से शामिल किए जाएंगे। ये 4000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2800 करोड़ रुपए विश्व बैंक से लिए जाएंगे और जो 1200 करोड़ रुपए लगभग बचेंगे वो यूपी सरकार लगाएगी। उसके साथ में इसमें 30% महिलाओं को शामिल किया जाएगा, मतलब महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, और 10 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी इसके तहत, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और AI प्रज्ञा के तहत 10 लाख जो युवा हैं उनको डिजिटल यानी कि AI शिक्षा, मशीन लर्निंग और जो भी डिजिटल प्रौद्योगिकी उससे साक्षरता प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ स्थित वह शहरी सहकारी बैंक जिसमें पूंजी की कमी के कारण RBI ने 19 मई 2025 को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो HCBL कोऑपरेटिव बैंक जो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है 19 मई से किया गया है ये। फिर देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ निर्माणाधीन है? तो नोएडा में बनाया जा रहा है ये। फिर भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की? तो बहराइच जिले में जो करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है और पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व को, दोनों को जोड़ने के लिए ये शुरू किया गया। क्या? विस्टाडोम ट्रेन सफारी सेवा शुरू की गई है। फिर मई 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन? लखनऊ में किया गया है ये। फिर 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो चुनौतियां मुझे पसंद है। लेखक कौन है इसके? विनय जोशी, अशोक देसाई एवं पंकज जानी जो है, ये पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो बफर में सफर योजना शुरू की गई है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुलिस सुरक्षा के लिए दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। फिर अगला है, 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में सीट पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर की गई है। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? तो 12 नए उत्पाद जोड़ दिए गए। टोटल 75 जिले जो है उन्हीं में ODOP योजना शुरू की गई है। अप्रैल 2025 में प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को GI टैग प्रदान किया गया? तो जो बनारस शहनाई जो है इसको और बनारस का जो तबला है इन दोनों को भी GI टैग दिया गया है। फिर 31 मई 2025 को किसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के
पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया तो राजीव कृष्ण जो है ये नए डीजीपी बन गए हैं यूपी के। पहले कौन थे? ये प्रशांत किशोर कुमार थे। फिर मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, तो 20% आरक्षण दिया जाएगा अब इनको। उत्तर प्रदेश के वह क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो ये पीयूष चावला ने की है। फिर उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो गोरखपुर में की जा रही है। नेक्स्ट है कि 13 मई 2025 को कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेट टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन, तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से, तो मिर्जापुर से संबंधित है। फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया, तो नोएडा में किया गया है। ये 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों पर भ्रमण कराने के लिए 2 से 7 जून 2025 के बीच किस यात्रा का आयोजन किया, तो बोधि यात्रा का आयोजन किया गया है। फिर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर कहाँ पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया गया, तो शाहजहांपुर में किया गया है। फिर जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया, तो लखनऊ को किया गया है ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण किया है, तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है इसका डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है, तो ये नोएडा है। फिर हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर राज्य बन गया, तो गवर्नमेंट की जो ई मार्केट प्लेस है जेम पोर्टल पर ये सबसे ज़्यादा खरीद करने वाला यूपी पहले नंबर पर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास ले लिया, तो ललित उपाध्याय ने लिया है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, तो गोरखपुर में किया गया। गीडा जो है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 26 में किया गया है। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो निखिल सिंघल जो है इनको दिया गया है। 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है, तो 8,08,736 करोड़ रुपए है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना अनुमानित है, 93,514 रुपये अनुमानित है। ये इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी, तो 11.6% की रही है वृद्धि दर जो जीडीपी की है। फिर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहाँ पर देश का पहला एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। फिर किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति की, तो विश्व बैंक द्वारा की गई है। फिर उत्तर प्रदेश के 7वें जिले जिनको मिलाकर के एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की, तो प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर के एक धार्मिक पर्यटन के जो सर्किट है उसको विकसित किया जाएगा। अगला है 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो प्रयागराज में किया गया है। फिर 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा है, तो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजपाल झा जो है इनको दिया गया ये पुरस्कार। फिर 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, थीम थी स्कोप फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस करके थी। फिर 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव आयोजन किया गया, लखनऊ विधानसभा में किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहाँ पर टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया गया, तो आईआईटी कानपुर में किया गया है। स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की 27 फरवरी 2025 को कहाँ पर की गई, तो कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना, तो महाकुंभ प्रयागराज में बना था ये। फिर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है, तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है ये।
फिर 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, तो वित्तीय साझेदारी समृद्ध नारी। फिर 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का आयोजन किया गया, तो वाराणसी में किया गया है। फिर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22 से 23 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो पीलीभीत में हुआ ये। फिर 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहाँ पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत की गई, तो सीतापुर में की गई डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत सीतापुर में हुई है। फिर 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियां और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग COAIEMA 2025 पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये लखनऊ में हुआ है। अगला है कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया, तो कथाकार ये उदय प्रकाश को दिया गया, अज्ञेय स्मृति सम्मान दिया गया इनको। फिर वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की, तो डोमरी गांव में विकसित किए जाएंगे ये। फिर मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो राइज ऐप लॉन्च किया गया है। राइज का फुल फॉर्म क्या, तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। फिर 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये नोएडा में किया गया है। फिर इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया, तो 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया था इस बार गेहूं का मूल्य। अभी तो खरीफ की सीजन चल रही, तो फिर से नया गेहूं का मूल्य भी घोषित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जीतू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की, तो बलिया में बनाया जाएगा। बलिया में इन्होंने 1942 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है ये। फिर नेक्स्ट है 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की, तो सभी जो 17 नगर निगम है, यूपी में टोटल कितने 17 नगर निगम है, उनमें से अयोध्या जो है पहला मॉडल सोलर सिटी बनाया गया है। इसका जो कंडीशन है कि उस नगर निगम की जो 10% ऊर्जा आवश्यकता है वो सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही हो। तो अभी जो भी इस आवश्यकता को पूरा कर लेंगे वो सभी सोलर सिटी बन जाएंगे, यानी कि सभी 17 नगर निगम जो है इनको बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया है। तो इस तरीके से यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स वाला हमारा ये जो लेक्चर था ये यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, क्योंकि 12 अक्टूबर अब नज़दीक ही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।